हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है हैमलेट, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले। इसका काफ़ी सारा हिस्सा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए फ्रेंड, आगे की कहानी को देखते हैं। तो अभी तक जो हम देख चुके थे उसके बाद से हम आगे की कहानी को देखेंगे फ्रेंड्स। और होरेशियो को फ्रेंड कुछ नाविकों के द्वारा एक पत्र मिलता है। अब होरेशियो उस पत्र को जो है जोर जोर से पढ़ता है, आप यानी तेज आवाज में पढ़ता है। इस पत्र में कई घटनाओं के बारे में वर्णन रहता है। इसमें लिखा रहता है फ्रेंड कि जब हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जा रहा था जहाज से, तो उस जहाज पर समुद्री डाकू, जिन्हें पायरेट्स कहा जाता है, समुद्री डाकू हमला कर देते हैं। और इस बीच जो भगदड़ मचती है और हु हल्ला होता है, इसमें क्या होता है कि हैमलेट जो है ये कूद करके दूसरा जहाज, जो पायरेट्स का जहाज रहता है, उस पर चला जाता है। जब दोनों जहाज अलग अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं, हैमलेट उन पायरेट्स के जहाज पर ही छिप करके चला जाता है। जब पायरेट देखते हैं हैमलेट को अपने जहाज पे, तो वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हैमलेट इस भगदड़ जो मचती है, समुद्री डाकू जो हमला कर देते हैं, उसमें वो कूद करके पायरेट्स के जहाज पर चला जाता है। जब समुद्री डाकू वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे जहाज पे, यानी कि अपने जहाज पे हैमलेट को देखते हैं, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और कहते हैं कि वो तो थीव्स ऑफ मर्सी है, दया का चोर है। और उसे वादा करते हैं कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो डेनमार्क को सुरक्षित रूप से उसको लौटा देंगे। इसके बदले में उन्हें अगर कुछ मोहलत मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उनका फ़ायदा हो। इसके बाद हैमलेट लिखता है कि रोजेनक्रांज और गिल्डेस्टर्न के साथ भी कुछ घटना हुई है, जिससे वो बाद में बताएगा। आगे वो लिखता है कि होरेशियो को संबोधित करते हुए लिखता है कि तुम नाविकों के साथ आ जाओ, नाविक तुम्हें रास्ता बता देंगे कि मैं कहाँ पर छुपा हुआ हूँ। और होरेशियो जो है आगे के पत्रों को पाने के लिए, जो हैमलेट उससे देगा राजा के नाम से और जिसमें बाकी सारी चीज़ों का खुलासा रहेगा, उन नाविकों के साथ हैमलेट की तलाश में निकल जाता है। अब सीन नंबर 7 में देखते हैं फ्रेंड कि क्लॉडियस जो है लियर्टस से बात कर रहा है और उसे लियर्टस को सारी जानकारी दे रहा है कि क्या क्या घटना हुई और कैसे पोलोनियस की डेथ हुई, ताकि उसके गुस्से को शांत किया जा सके। अब क्लॉडियस फ्रेंड लियर्टस से कहता है कि मैंने हैमलेट की हत्या नहीं की और उसे कोई सजा नहीं दी। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि उसकी जो माँ है जेरट्रूड, वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती है। अगर वो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करता या उसे सजा देता, तो उसकी माँ जो है दुखी हो सकती थी या उसको कोई, उसके साथ कोई घटना हो सकती थी। दूसरा कारण वो ये कहता है कि डेनमार्क की जो जनता है वो भी हैमलेट का सपोर्टर है, क्योंकि हैमलेट के पिता वहाँ के राजा रह चुके हैं। डेनमार्क की प्रजा जो है हैमलेट के समर्थन में। अगर हैमलेट के साथ कोई बुरा बर्ताव किया जाता या उसे दंड दिया जाता, तो हो सकता है कि जनता विद्रोह कर देती। इसी बीच फ्रेंड एक मैसेंजर आता है जो एक पत्र क्लॉडियस को देता है, और क्लॉडियस उस पत्र को देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है ये जानकर कि वो पत्र हैमलेट ने भेजा था। इस पत्र में हैमलेट लिखता है कि वो बहुत जल्दी वापस डेनमार्क के दरबार में आने वाला है। अब इस पत्र को पढ़ करके क्लॉडियस और लियर्टस के दिमाग में एक षड्यंत्र की रचना होने लगती। अब वो सोचते हैं कि चूंकि हैमलेट वापस आ रहा है, तो कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए कि उसकी हत्या भी हो जाए और इस तरह से हो जाए कि उसकी माँ जो है वो भी दुखी ना हो। तो वो एक षड्यंत्र बनाने की योजना बनाने लगते हैं। अब क्लॉडियस और लियर्टस षड्यंत्र रचते हैं कि जब हैमलेट आएगा तो उसे एक डुएल, है ना, डुएल का मतलब होता है फ्रेंड द्वंद्व युद्ध, जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि एक डुएल की घोषणा की जाएगी लियर्टस और हैमलेट के बीच में। अब क्लॉडियस लियर्टस से कहता है कि तुम्हें मैं एक शार्प, एक पैनी जो है तलवार दूंगा, और हैमलेट को मैं वो तलवार दूंगा जो ब्लंट होगी, यानी उसकी धार नहीं होगी। दोनों ही, लियर्टस और हैमलेट, ये एक अच्छे तलवारबाज हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लियर्टस ज़्यादा अच्छा तलवारबाज है।
तो ये चीज़ भी उनके फेवर में रहेगी। अब लियर्टस एक और कदम आगे बढ़ता हुआ कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपनी तलवार को जहर में डुबा दूंगा, और जरा सा भी खरोच आएगी अगर हेमलेट को, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्लॉडियस कहता है कि ये तो और बहुत बहुत अच्छी बात है, और मैं एक कप में जूस भर करके और उसमें जहर मिला दूंगा, और इस कप में जो शरबत रहेगा इसे हम जो लड़ाई के दौरान या लड़ाई से पहले हेमलेट को पिला देंगे, तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। क्लॉडियस और लियर्टस बात कर ही रहे होते हैं फ्रेंड कि जेल्ट्रूड का वहाँ आना होता है, और जेल्ट्रूड एक दुखद खबर सुनाती है कि ओफेलिया की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। और कह रही वो धीरे धीरे इस कदम की ओर बढ़ ही रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह का कुछ कदम उठा लेगी। वो एक पेड़ की शाखाओं पर बैठ करके गाना गा रही थी, जो दुख भरे गीत वो गा रही थी काफ़ी समय से, और उसका ध्यान शायद चूक गया, वो खतरे को भांप नहीं सकी, और वो पानी में जाके गिर गई, और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। लियर्टस जो पहले ही अपने पिता की मौत से दुखी था और बहुत ज़्यादा क्रोधित था, उसकी जो मन में जो गुस्से की आग भरी थी, बदला लेने की जो आग भरी थी, वो इस खबर से और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो हेमलेट को मारने के लिए बिल्कुल उतारू रहता, बहुत ज़्यादा अंदर से क्रोधित रहता। ओफेलिया की मौत जो है आग में घी डालने का काम करती है। इसी के साथ फ्रेंड एक्ट नंबर 4 खत्म होता है। अब हम फाइनल एक्ट 5 नंबर पे आ गए। इस फाइनल एक्ट जो है 5 नंबर का है, इसका सीन नंबर 1 देखते हैं। तो फाइनल एक्ट जो है 5वां नंबर का, इसका सीन नंबर 1 स्टार्ट होता है फ्रेंड की जो कब्र खोदने वाले रहते हैं, ये ओफेलिया की कब्र खोद रहे होते हैं, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा सुनने में आया, ऐसी अफवाह उड़ रही है कि ओफेलिया ने सुसाइड की है, आत्महत्या की। उस समय ऐसा माना जाता था फ्रेंड कि यदि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसके लिए पादरी जो रहता है, जो क्लर्जी भी कहते हैं जिनको, उनको नहीं भेजा जाता, यानी वो प्रार्थना के लिए नहीं आते। तो इस तरह की बातचीत चल रही होती है जो कब्र खोद रहे होते हैं, लेकिन राजा जो क्लॉडियस है वो इस बात को मना कर देता है और क्लर्जियों को वहाँ भेज देता है। अब जहाँ कब्र की खुदाई हो रही होती है वहीं पर हेमलेट और होरेसियो का आना होता है। अब जो मुख्य कब्र खोदने वाला रहता है वो अपने साथी से कहता है कि जाओ एक कप में शराब लेकर के आओ, और मैं शराब पीऊँगा, उसके बाद जो है कब्र खोदने का काम आगे करूँगा। वो कब्र खोदता जाता है और साथ में गाना भी गाता जाता है। हेमलेट जब उस कब्र खोदने वाले को देखता है तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा व्यक्ति है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मौत से या जीवन से। कोई मर गया है, दुख है, सुख है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनडिफरेंस का जो भाव है उसके अंदर, उसे देख करके वो जो है आश्चर्यचकित भी होता है और एक जो है फिलोसफिकल अंदाज में उससे बात करता है। जो कब्र खोदने वाला है फ्रेंड वो जमीन खोदता जा रहा है और कुछ स्कल्स यानी खोपड़ियाँ उसको मिलती है, उनको उठा उठा के फेंकता जाता है। हेमलेट जब ये देखता है तो वो उसके मन में भाव आता है कि एक ज़माने में ये लोग जिंदा रहे होंगे जिनकी ये खोपड़ियाँ हैं। क्या पता कि ये कोई दरबारी हो या कोई लॉयर हो, कोई नहीं जानता कि ये जब जिंदा थे तब कौन थे। इस तरह का दार्शनिक के जैसे उसके मन में विचार आते हैं। वो कब्र खोदने वाला हेमलेट से बात करता जाता है और बताता है कि कैसे एक लाश को जब जमीन में गाड़ा जाता है तो धीरे धीरे उस क्षय होता जाता है, यानी धीरे धीरे उसको खत्म होने लगती है। इसके बाद वो एक खोपड़ी निकालता है जमीन से और बताता है कि ये जो लाश है ये 23 ईयर्स से 23 सालों से यहाँ पे पड़ी थी, और बताता है कि ये जो लाश है, ये जो खोपड़ी निकाली उसने, ये ओल्ड किंग्स जेस्टर है, पुराने राजा का जेस्टर था, और उसका नाम था यॉरिक। जब हेमलेट ये नाम सुनता है यॉरिक तो वो आश्चर्यचकित होता है क्योंकि वो उसको जानता था यॉरिक को, और जब वो छोटा था यॉरिक वो उससे बहुत प्रेम भी करता था। अब किसी व्यक्ति के जीवन का जो ये नश्वरपन है फ्रेंड, यानी हर व्यक्ति कभी ना कभी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सोच करके हेमलेट के मन में, जैसे मैंने बोला, एक फिलोसोफर के रूप में, एक फिलोसोफर के जैसे विचार आने लगते हैं कि जिंदगी बेकार है, जिंदगी नश्वर है, हर आदमी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। हेमलेट उस
कब्र खोदने वाले से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ से कुछ लोगों को आते हुए देखता है। इनमें शामिल होते हैं क्लॉडियस, जेरट्रूड, लियर्टस, और पीछे कुछ लोग जो है वो ओफेलिया की लाश लेकर के आ रहे होंगे। साथ में एक पादरी भी रहता है। हैमलेट जब ये देखता है कि आमतौर पे जब कोई शाही व्यक्ति का निधन होता है तो बहुत बड़ा एक जुलूस निकलता है, एक बहुत बड़ा सा समारोह होता है उसके अंतिम संस्कार में, जबकि ओफेलिया के साथ ऐसा नहीं है। संभवतः ऐसा इसलिए कि उसने सुसाइड करी है। लियर्टस उस पादरी से जो है बहस करने लगता है, जो सही तरह से जो बरियल, जैसे मैंने कहा कि कोई शाही व्यक्ति मरता है तो एक बड़ा सा उसका एक आयोजन होता है अंतिम संस्कार का, वो जो एक छोटे मोटे रूप में उसको किया जा रहा था, इस बात पे वो पादरी से बहस करने लगता है लियर्टस। अब जेरट्रूड आगे बढ़ती है फ्रेंड, है ना, ओफेलिया को अंतिम विदाई देने के लिए। लियर्टस जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस समय। पिता की मौत से वो पहले ही दुखी था, उसकी बहन खत्म हो गई तो वो और बहुत ज़्यादा दुखी रहता। वो इस दुख में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि वो उस कब्र में कूद जाता है जहाँ पे उसको दफनाया जा रहा था, और लियर्टस जो है ओफेलिया को अपनी बाहों में उठा लेता है, और जो ग्रेव डिगर यानी कब्र खोदने वाले रहते हैं उनसे कहता है कि मिट्टी डाल दो, मुझे जिंदा ही दफन कर दो। अब हैमलेट और होरेसियो जो छुप गए थे इन लोगों को आता हुआ देख करके, हैमलेट सामने निकल के आता है और वो लियर्टस से कहता है कि मैं सबके सामने ये बात स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैं ओफेलिया से बहुत प्यार करता था, और मैं तुम जितना प्यार करते हो ऐसे 40,000 भाई भी मिलकर के उतना प्यार नहीं कर सकते ओफेलिया को जितना कि मैं करता था। अब राजा क्लॉडियस जो है वो सामने आता है और कहता है कि ये तो क्योंकि पागल है, पागलों के जैसे बातें कर रहा है। तो हैमलेट और होरेसियो वहाँ से चले जाते हैं, और क्लॉडियस जो है लियर्टस को सांत्वना देने लगता है और उसके ये बोलता है कि मत भूलो कि हमारे मन में एक प्लान है, ये पूरा सारा जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसका बदला लेने का हैमलेट से। अब फ्रेंड्स सीन 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पर हैमलेट होरेसियो को सारी घटना जो जब वो इंग्लैंड जा रहा था तब जो घटना है वो उनके बारे में बता रहा है। अब हैमलेट कहता है कि मुझे पहले दिन से ही शक था, ये रोजेनक्रांज जो ग्लिंडस्टन जो है ये मैं जरूर कुछ ना कुछ मेरे साथ जो है षड्यंत्र करना चाहते हैं। तो ये जो लेटर लेकर के जा रहे थे इंग्लैंड के राजा के लिए, इनको मैंने चुपचाप चोरी छिपे जो है उनसे ले लिया और उसको खोल के पढ़ा। उस लेटर में लिखा था इंग्लैंड के राजा को कि हैमलेट की हत्या कर दी जाए। हैमलेट ये पढ़ता है तो उसे पहले ही पता था कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो रहा है, तो वो बताता होरेसियो को मैंने उस लेटर को बदल दिया और मैंने एक दूसरा लेटर तैयार कर दिया। और खुशकिस्मती की बात ये थी कि जो एक पुराने ज़माने में एक अंगूठी से सील लगाई जाती थी, एक अंगूठी रहती थी राजा की जिससे सील लगाई जाती थी, कोई भी शाही लेटर भेजा जाता था। वो कहता है कि मेरे पास खुशकिस्मती से वो अंगूठी थी, तो मैंने वो लेटर जो है उसको दूसरा बना दिया और उसमें लिख दिया रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन की मौत के बारे में लिख दिया कि इनकी हत्या कर दी जाए, और उस अंगूठी से उस लिफाफे को सील बंद कर दिया। आगे हैमलेट बताता है कि मैंने उस लेटर को बदल दिया और जब वो सो रहे थे रोजेनक्रांज और ग्लिंडस्टन तो उस लेटर को उनके पास रख दिया। और इसके बाद जैसा कि पहले बता चुका है कि पायरेट्स ने हमला किया और वो पायरेट्स के जहाज में बैठ करके वहां से भग आया। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं फ्रेंड कि एक दरबारी ऑसरिक नाम का एक दरबारी वहां पर आता है और वो ये संदेश देता है कि क्लॉडियस जो किंग हैं अब उन्होंने एक डुएल का आयोजन करा, एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन करा है जिसमें तलवार से युद्ध लड़ा जाएगा लियर्टस और हैमलेट के बीच में। ऑसरिक का बोलने का जो अंदाज रहता है बहुत ही फॉर्मल और जो है एक क्योंकि हास्य कर, दोनों जने शुरुआत में तो मजाकिया अंदाज में उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हैमलेट सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ इस डुएल के लिए। होरेसियो थोड़ी चिंता जताता है ना, ये बात कहता है कि लियर्टस तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा तलवारबाज है, तो ये युद्ध तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर से हैमलेट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत समय से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हूँ
तो मैं अब काफ़ी निपुण हो चुका हूँ इसमें। अब फ्रेंड ये डुएल का आयोजन होता है, एक टेबल तैयार की जाती है, क्लॉडियस जो राजा है और जेरट्रूड उसकी जो पत्नी है, ये सब बैठ जाते हैं। हैमलेट और लियरटस का आमना सामना होता है। हैमलेट लियरटस से माफ़ी मांगता है दोनों घटनाओं के लिए, जो एक कब्र के पास, ओफेलिया की कब्र के पास जो उसने बोला था उससे, और दूसरा उससे जो गलती से उसके पिता है ना, उसके पिता जो पोलोनियस की हत्या हुई थी, उसने उसको बोला कि ये हत्या मैंने जानबूझकर नहीं की, बल्कि ये गलती से ऐसा हो गया। लियरटस ऊपरी तौर पर तो कहता है कि ठीक है, जो हो गया वो जान दो, लेकिन वो कहता है कि मेरा क्रोध या तुम्हारी माफ़ी तब तक कोई काम की नहीं जब तक हमारे बीच ये द्वंद्व युद्ध नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, ऊपरी तौर पर तो लियरटस ये बोल देता है कि ठीक है, चलो जान दो, जो हो गया सो। मन ही मन वो इतना ज़्यादा दुख से पीड़ित रहता है और इतना ज़्यादा क्रोध उसके अंदर भरा रहता है कि उसका ध्यान नहीं जाता है, वो गलती से जो तलवार ब्लंट थी यानी बिना धार की थी, जो हैमलेट के लिए रखी गई थी, वो तलवार लियरटस उठा लेता है। और जो जहर में डूबी हुई जो तलवार थी, जिसकी धार बहुत तेज थी, वो धार वाली जो तलवार रहती है वो हैमलेट को मिल जाती है। यानी अदला बदली हो जाती है। लियरटस को इतना होश ही नहीं रहता, इतना दुख में रहता है वो, कि वो गलती से हैमलेट वाली तलवार को ले लेता है। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं फ्रेंड। क्लॉडियस हैमलेट से कहता है कि वो इस लड़ाई के शुरू होने से पहले एक ड्रिंक ले ले, एक शराब का गिलास जो उसने तैयार करके रखा था। वो कहता है कि आओ, इस युद्ध की शुरुआत होने से पहले एक ड्रिंक ले लो ताकि तुम तरोताज़ा हो जाओ, और धीरे से उसमें एक जहर की गोली डाल देता है। हैमलेट कहता है कि नहीं, अभी मैं पहले युद्ध करूंगा, उसके बाद ही कोई ड्रिंक लूंगा, और वो दोनों युद्ध करने लगते हैं। पहला राउंड हैमलेट जीत जाता है। क्लॉडियस उससे दोबारा कहता है कि आओ हैमलेट, एक ड्रिंक ले लो ताकि तुम रिफ्रेश हो जाओ, तरोताज़ा हो जाओ। लेकिन हैमलेट फिर से उससे मना कर देता है कि नहीं, हम पहले युद्ध लड़ेंगे। अब सेकंड राउंड होता है और सेकंड राउंड भी हैमलेट जीत जाता है। उसकी माँ जेरट्रूड, जिसको इस बारे में पता नहीं है कि जहर मिला करके उस गिलास में रखा गया, वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती, और उसके जो 2 राउंड जीत जाता, उस खुशी में आकर के वो शराब के गिलास को उठा लेती और टोस्ट जैसे करते हैं, चीयर्स करते हैं ना, इस तरह से बोलती है, और वो उस गिलास को उठा करके वो शराब पीने लगती है। क्लॉडियस ये सब देख रहा होता है, वो उसे रोकता है, मना करता है कि नहीं, तुम मत पियो इस गिलास को। लेकिन क्योंकि उसे कुछ पता नहीं रहता जेरट्रूड को, वो इस जहर वाली शराब के गिलास को उठाती और उसे पी जाती है। अब एक बहुत फनी सा नज़ारा होता है फ्रेंड कि हैमलेट और लियरटस जो लड़ रहे होते हैं, लड़ने से पहले लियरटस ने जो ब्लंट उसकी जो तलवार थी उसे भी जहर लगा लिया था। उसे पता नहीं था कि तलवारें आपस में बदल चुकी हैं। हैमलेट के पास तलवार जो थी वो लियरटस को मिलने वाली थी, जिसकी धार बहुत तेज थी। तो लियरटस जो है हैमलेट को घायल कर देता है, और हैमलेट लड़ते हुए हैमलेट भी लियरटस को घायल कर देता है, और दोनों की तलवारों में अब जहर लगा हुआ था। इसी बीच क्या होता है फ्रेंड कि जेरट्रूड जो जहर वाली शराब पी गई थी, वो कोलैप्स हो जाती, नीचे गिर जाती है, और मरते मरते बोलती है कि मुझे शराब में जहर मिला कर दिया गया। इस बात से जो है हैमलेट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे गुस्से से भर जाता है, आग बबूला हो जाता है बिल्कुल। लियरटस हैमलेट को देख करके डर जाता है, और वो सारी योजना बताया था कि ये सारा षड्यंत्र जो है क्लॉडियस और उसने मिल करके बनाया था। हैमलेट जो पहले ही गुस्से से भरा था और बदला लेने के लिए जो है अंदर ही अंदर जल रहा था आग में, वो क्लॉडियस को जाता और उस तलवार से उसे घायल कर देता, घोंप देता तलवार उसको। इसके बाद वो जहर से भरी हुई जो शराब का गिलास रहता वो भी उसे जबरदस्ती पिला देता और क्लॉडियस मर जाता। इधर हैमलेट भी घायल था और लियरटस भी घायल था फ्रेंड। लियरटस को भी जो तलवार से मारा गया था वो जहर से डूबी हुई थी, तो लियरटस की भी मौत हो जाती है। हैमलेट भी घायल था, उसके उसके भी शरीर में जहर आ चुका था। हैमलेट को लगता है कि अब वो बहुत जल्दी मरने वाला है, तो वो होरेशियो से कहता है कि ये सारी जो एक
मजाकिया तरह की एक तरह से घटना हो गई है कि क्लॉडियस भी मर गया, जेरट्रूड भी मर गया, लियरटस भी मर गया और वो भी मरने वाला है। तो वो कहता है कि तुम दुनिया को ये सारी घटना के बारे में ज़रूर बताना, कि जो ये दुखद घटना हुई है हमारे शाही खानदान में। होरेसियो जो वाकई में एक सच्चा दोस्त होता है हैमलेट का, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और हैमलेट से कहता है कि अब मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। हैमलेट होरेसियो को सांत्वना देता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, अगर तुम भी मर जाओगे तो ये सारी जो घटना हुई है ये दुनिया को कौन बताएगा। अब हैमलेट जो बिल्कुल मरने की कगार पर है, वो होरेसियो से कहता है कि फोर्टिनब्रास जो है, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे, इसको अब डेनमार्क का राजा बना दिया जाएगा, यानी इसको बना दिया जाना चाहिए। तभी ये खबर आती है फ्रेंड कि फोर्टिनब्रास पोलैंड का युद्ध जीत करके वापस आ गया और वो दरबार में आ रहा है। उसके साथ में कुछ एम्बेसडर्स हैं इंग्लैंड से जो आए, राजदूत वगैरह, वो भी उसके साथ में। इंग्लैंड से जो एम्बेसडर्स आते हैं वो ये खबर देते हैं कि रोजेनक्रांट्ज और ग्लिंडस्टन की हत्या कर दी गई है इंग्लैंड में। अब होरेसियो फ्रेंड ये वचन देता है कि वो दुनिया को सारी घटना और इसके पीछे की जो हकीकत है वो सारी चीज़ें बताएगा, कि कैसे एक शाही खानदान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और षड्यंत्र रच के एक धूर्ततापूर्ण जो एक नज़रिया था लोगों का, इस वजह से एक ही परिवार के लोगों ने आपस में एक दूसरे को मार डाला। जब फोर्टिनब्रास वहाँ आता है तो देखता है कि 4 नोबल है ना, जो कुलीन घर के 4 लोग जो हैं उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें क्लॉडियस, उसकी जो पत्नी रहती है जेरट्रूड, हैमलेट और लियरटस, ये चारों वहाँ मरे हुए पड़े रहते हैं। फोर्टिनब्रास को देख करके बहुत दुख होता है कि एक पूरा शाही खानदान खत्म हो गया जरा से लालच में, है ना, जो सिंहासन का लालच था और वासना के चक्कर में। फोर्टिनब्रास फ्रेंड जो हैमलेट ने जैसा बोला था कि वो डेनमार्क का राजा बने, उस चीज़ को वो स्वीकार कर लेता और वो घोषणा करता है कि हैमलेट को एक बहादुर सैनिक के रूप में दफनाया जाएगा, यानी उसका पूरे सम्मान के साथ उसे दफनाया जाएगा। और इसके साथ फ्रेंड ये जो एक दुखद नाटक है ना, हैमलेट जो है एक ट्रेजिक ड्रामा है, जिसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर समय जो है ट्रेजिडीज होती रही पूरे नाटक में, और पूरा शाही खानदान जो है इसमें ख़त्म हो गया। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बोला कि ये कहानी, ये जो ड्रामा है, ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड में इससे ज़्यादा फेमस ड्रामा शायद ही कोई होगा। अनेक भाषाओं में इसे अनुवादित किया जा चुका है और दुनिया के लगभग हर थिएटर में इसका कहीं ना कहीं आयोजन हो चुका है। अनेक पिक्चरें इस पे बन चुकी हैं, मूवीज़ बन चुकी हैं, हिंदी में भी एक मूवी बन चुकी है जो इस कहानी के आधार पर, हालांकि कहानी को थोड़ा बदल दिया है लेकिन मूल आधार यही है। आई होप फ्रेंड कि आपको ये नाटक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक एक चैप्टर को इसमें जो है डिटेल में देखा है। इस कहानी को सुनाने को हम 10 मिनट में भी सुना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर छोटी छोटी कई घटनाएं रह जाती हैं जो हमारे को जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में नहीं आती। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो राजस्थान में होने वाला रीट हो, चाहे यूपी का हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, या किसी भी राज्य का हो, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कि इंग्लिश आती है, उनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा इस चैनल पे। आप चाहें तो राठौर इंग्लिश क्लासेस, ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज दिए हैं, जो कोर्स आपके लिए सूटेबल है उस कोर्स को आप वहाँ से परचेज करके रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो आमतौर पे अवेलेबल रहती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।